Hi friends, how are you? Welcome again to my channel Education Planet. तो आज हम आपको फिर वही चैप्टर पढ़ाएंगे कंबशन एंड फ्लेम, जो इसका बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है. टुडे फर्स्ट वी विल टेल यू अबाउट टाइप्स ऑफ कंबशन. कंबशन मैंने आपको बताया था कि इट इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस मतलब फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव्स ऑफ हीट एंड लाइट. हमें क्या देता है वो? हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी. टुडे वी विल लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ कंबशन. कंबशन कितने टाइप्स के होते हैं? अच्छा, आपने देखा है बच्चों, फ्रेंड्स, कि जैसे ही हम पेपर में आग लगाते हैं, मैजिस्टिक जलाते हैं, उसके बाद गैस स्टोव को ऑन करते हैं बर्नर को, और उसके बाद हम लाइटर लाते हैं तो गैस स्टोव एकदम से जलना शुरू हो जाता है. या पेपर को अगर हम जलाना शुरू करते हैं तो पेपर भी एकदम जलना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो यहाँ पर कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, वेरी लो होता है, और वो फायर के पास लाते एकदम से फायर को कैच कर लेते हैं. तो इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन, सॉरी रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन. रैपिड कंबशन मतलब बहुत तेजी से जलने लगते हैं, जैसे कि गैस स्टोव, एलपीजी को जलाना, सीएनजी को जलाना, पेट्रोल का, डीजल को. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बर्निंग ऑफ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, पेपर. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ रैपिड कंबशन, बहुत तेजी से जलना. इसके बाद आपने देखा होगा फास्फोरस. फास्फोरस को अगर हम एयर में रख दें, फास्फोरस इज नॉन मेटल एंड इट इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल. अगर इसको एयर में रख दें तो ये अपने आप ही बर्न होने लगता है, बिना आग जलाए ही अपने आप ही ये बर्न होना शुरू हो जाता है. क्यों नहीं जाता है? बिकॉज इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है एंड स्टार्ट्स टू बर्न. या हमारे मेटल्स है सोडियम एंड पोटेशियम. दीज आर ऑल्सो वेरी रिएक्टिव मेटल्स. इनको भी अगर हम एयर में रख दें तो दे रिएक्ट विद मॉइस्चर से रिएक्ट कर लेते हैं एंड बिगिंस टू बर्न विदाउट एनी अपेरेंट कॉज. बिना किसी जलाने के, मीडियम के बिना ही अपने आप जलने लगते हैं. तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन. स्पॉन्टेनियस कंबशन. इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम दिवाली पे, किसी फेस्टिवल पे, जब हम फायर क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, क्रैकर्स, तो जब उनको जलाते हैं तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है. इन लार्ज अमाउंट साउंड इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, और कुछ अमाउंट में हमारी गैसेस भी निकलती है. तो इसको हम कहते हैं एक्सप्लोजन. व्हेन एनी सब्सटेंस इज बर्न एंड ए लार्ज अमाउंट ऑफ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन. कहते हैं एक्सप्लोजन. तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कंबशन के एग्जांपल्स हो गए: रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन. ओके. इसके बाद है हमारा व्हाट इज ए फ्यूल. फ्यूल क्या होता है? हम लोग अपने अपने घरों में है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, या लोग इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए, हीट एनर्जी के लिए क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं कोल का यूज करते हैं, एलपीजी का यूज करते हैं. कहीं कहीं पर आजकल वुड का यूज तो पहले लोग करते थे, लेकिन अभी कम करते हैं, क्योंकि अगर हम वुड को जलाएंगे तो उससे बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं, और वुड को जलाने के लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ेगा, ट्रीज को हमें कट करना पड़ेगा. तो ट्रीज को कट करना क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा. और अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. हमें सबसे पहले तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सांस लेने के लिए, बाढ़ आ जाएगी, बारिश नहीं होगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा. तो इस वजह से हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए. वी शुड नॉट कट ट्रीज. ना हमें वुड का यूज अपने डोमेस्टिक पर्पज में और ना ही इंडस्ट्रियल पर्पज में करना चाहिए, बिकॉज कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज ए वेरी सीरियस क्राइम. ये क्राइम भी है, तो हमें नहीं लेना चाहिए. ठीक. तो अपने घरों में यूज करते हैं हम एलपीजी का, कोल का, इंडस्ट्री में यूज करते हैं कोल का. तो दे आर फ्यूज. ये हमारे फ्यूज होते हैं.
क्योंकि इनको जलाने पर हमें क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलती है और थोड़ी बहुत अमाउंट में लाइट एनर्जी मिलती है। लेकिन एक गुड फ्यूल किसे कहते हैं, व्हाट इज ए गुड फ्यूल, सी कौन कौन सी क्वालिटीज होती है। गुड फ्यूल हमारा वो कहलाता है जिसका इनिशियल टेम्परेचर कम हो, जो आसानी से जल जाए, उसकी इजिली अवेलेबल हो, चीप हो, उसको कैरी करना आसान हो और उसको जलाने के बाद कोई भी रेजिड्यू, मतलब जलाने के बाद जो राख वाख है वो बिल्कुल भी ना बचे, और उसको जलाने पर हार्मफुल गैसेज जो निकलती हैं वो भी निकले अगर तो बहुत ही कम अमाउंट में निकले। ठीक है। दूसरा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि उससे जो हीट एनर्जी मिले उसका अमाउंट भी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक, तो ऐसा कोई भी आइडियल फ्यूल ऐसा फ्यूल होता है हमारा आइडियल फ्यूल, ऐसा कोई भी आइडियल फ्यूल अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ फ्यूल्स हैं हमारे जो कि अभी हम यूज करते हैं, जैसे कि एलपीजी इज ए गुड फ्यूल है। और व्हीकल्स के, ऑटोमोबाइल्स के लिए सीएनजी इज ए गुड फ्यूल, क्योंकि सीएनजी इजिली अवेलेबल है, चीप है और इसको जलाने पर जो है हमें रेजिड्यू भी नहीं निकलता है, हार्मफुल गैसेस भी नहीं निकलती हैं। तो हमें एलपीजी यूज करना चाहिए अपने घरों में डोमेस्टिक पर्पज के लिए, और फॉर ऑटोमोबाइल्स वी शुड यूज सीएनजी। इसके बाद हमारा एक टर्म आता है यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू हम उसे कहते हैं जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही अच्छा होगा। ये होता क्या है, किसी भी फ्यूल के 1 किलोग्राम को कंप्लीटली बर्न करने पर, किसी फ्यूल के 1 किलोग्राम को पूरी तरह जलाने पर हमें जितनी हीट एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, द हीट एनर्जी ऑब्टेन और बर्निंग 1 kilogram of a fuel. The heat energy obtained or burning on complete combustion of 1 kilogram of a fuel is called calorific value of that fuel. इसका फॉर्मूला होता है कैलोरीफिक वैल्यू का, क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ फ्यूल। हीट एनर्जी जो होती है इसकी हमारी यूनिट होती है किलो जूल, और फ्यूल को हमने किसमें लिया था, मैंने बताया था आपको किलोग्राम में। इसकी यूनिट होती है हमारी किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये होता है हमारा कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल को इजीली कैलकुलेट कर। इसके न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम्स में आते हैं कि इस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू निकालिए, तो इस फॉर्मूले से आप कैलोरीफिक वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। हीट एनर्जी ऑब्टेन ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा फ्यूल इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी क्या होता है, फ्यूल इफिशियंसी मतलब जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू इतनी ज्यादा होगी वो फ्यूल इतनी ज्यादा हमारा क्या होगा, एफिशिएंट होगा। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल। जितनी ज्यादा फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू होगी फ्यूल हमारा उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। हाँ, तो फ्रेंड्स अभी हम बताते हैं आपको फ्लेम के बारे में। फ्लेम क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, इसका कलर कैसा होता है, भी कौन कौन से रीजंस होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑल फ्यूल्स या ऑल कंबस्टिबल मटेरियल्स डू नॉट फॉर्म फ्लेम। जैसे कि हम बर्न करते हैं एलपीजी को तो फ्लेम फॉर्म होती है, सीएनजी को बर्न करने पर फ्लेम फॉर्म होती है, और पेट्रोल को बर्न करने पर होती है, डीजल को बर्न करने पर होती है। बट क्या कोल को बर्न करने पर होती है? नो, कोल डज नॉट फॉर्म फ्लेम ऑन बर्निंग। एक एग्जाम्पल हमारा और है कैंडल। आप देखो कैंडल, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो भी फ्लेम फॉर्म होती है। कैंडल में क्या होता है, कैंडल वैक्स की बनी हुई होती है, इसके अंदर एक विक लगी हुई होती है, विक। इस विक के थ्रू जो है हमारा वैक्स मेल्ट होकर ऊपर की ओर जाता है और हमारी कैंडल जलने लगती है और वेपर बनकर उठ जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस
द सब्सटेंस विच वेपोराइज ऑन बर्निंग, जो बर्न जलाने के बाद वेपर बनकर उड़ जाते हैं, फॉर्म द फ्लेम। द सब्सटेंस विच वेपोराइज ऑन बर्निंग फॉर्म्स फ्लेम। पेट्रोल को बंद करेंगे तो वेपर बनकर वो उड़ जाता है, कुछ भी नहीं बचता। डीजल को भी जलाने पर, कपूर है, कपूर जो पूजा में हम यूज करते हैं, पूजा में, वो भी उड़ जाता है। ठीक है, एलपीजी भी है, कुछ भी रिमेनिंग शेष नहीं बचता। ऐसे हमारा कैंडल में है, जब हम कैंडल को बंद करते हैं तो ये विक होती है, इसकी विक एक बड़ा होता है थ्रेड, इसको कहते हैं विक। दिस थ्रेड इज कॉल्ड विक। बंद करने पर क्या होता है, जो वैक्स है गर्म होकर पिघल कर इस विक के थ्रू ऊपर की ओर जाता है और वेपर बनकर उड़ जाता है एंड फॉर्म द फ्लेम, और फ्लेम को फॉर्म करता है। तो जब हम कैंडल को बंद करते हैं तो यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं। एक तो हमारा क्या होता है, वैक्स हमारा मेल्ट होकर नीचे की ओर गिरता है और थोड़ा सा वैक्स हमारा ऊपर जाता है और वेपर बनकर उड़ जाता है एंड फॉर्म द फ्लेम। ठीक है, फ्लेम फॉर्म करता है। तो ये फ्लेम होती है, इस फ्लेम का कलर आप सभी ने देखा होगा, इसका कलर कैसा होता है, इसमें कौन कौन से रीजन्स होते हैं। ठीक है, तो जनरली जो है फ्लेम्स में 3 रीजन्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट रीजन जो होता है उसका कलर होता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर का रीजन होता है, क्यों होता है, और ये सबसे ज्यादा हॉट होता है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट क्वांटिटी में हो रही है, सफिशिएंट मात्रा में हो रही है। तो इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, आउटर मोस्ट पार्ट विच इज ब्लू इन कलर, और इसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस हम उसे कहते हैं जिससे हमको लाइट मिलती है, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस। जिससे लाइट नहीं मिलती उसको हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। तो आउटर मोस्ट पार्ट हमारा होता है नॉन ल्यूमिनस, इट इज ब्लू इन कलर। जो मिडिल पार्ट होता है ये होता है येलो कलर का। यहाँ पर जो हमारा कंबस्शन हो रहा है ये हो रहा है हमारा पार्शियल कंबस्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है, तो येलो कलर का होता है। ये थोड़ा सा इसकी जो होती है टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है आउटर मोस्ट पार्ट के कंपैरिजन में। जो हमारा इनर मोस्ट पार्ट होता है, जो विक के पास होता है, विक के चारों तरफ होता है, वो होता है हमारा जोन ऑफ क्या बोल सकते हैं, नो कंबशन। वहां पर कंबशन हमारा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती, इसलिए इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि विक के अगर हम छुए, विक को अगर हम कैंडल को बुझा दें और विक को हम टच करें तो हमारे यहाँ पे कुछ ब्लैक ब्लैक कार्बन के पार्टिकल्स लग जाते हैं। वो इसलिए लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वैक्स है वो बिल्कुल भी बर्न नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल ही पहुंच नहीं पा रही है। तो 3 जोन हो गए हमारे, आउटर मोस्ट जोन, मिडिल जोन है, इनर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। मिडिल का थोड़ा कम होता है, इनर का सबसे कम होता है। आउटर मोस्ट जोन को हम नॉन ल्यूमिनस जोन ही बोलते हैं, क्योंकि इससे हमको बिल्कुल भी लाइट नहीं मिलती है। इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन को हम कहते हैं ल्यूमिनस जोन, जो कि येलो कलर में होती है, इससे हमको लाइट मिलती है। यही वो रीजन है जो हमको लाइट देता है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड ल्यूमिनस जोन। ओके, तो 2 जोन हो गए। ये हो गया कैंडल फ्लेम के बारे में। इसके बाद अब आपको बताते हैं हम, कभी कभी आपने देखा होगा फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर अपने आप लग जाती है। देखा है आपने जंगल में समर सीजन में? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो सराउंडिंग्स हैं या एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसका टेम्परेचर और हमारे जो फॉरेस्ट में जो घास फूस है, जो घास ड्राई ग्रास फ्रास है, उसका टेम्परेचर, उसका इनिशियल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, जिससे कि अपने आप आग लग जाती है। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। पहले के जमाने में लोग डर जाते थे कि शायद ये कोई भूत प्रेत की वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए होता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है एटमॉस्फेयर का, तो वो टेम्परेचर जो घास फूस पड़ी है, भाई ड्राई ग्रास है, उसके इनिशियल टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, जिससे कि आग अपने आप लग जाती है और हमारी वुड अपने आप बर्न होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबशन। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। फ्यूल को जलाने के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट इफेक्ट्स है, जब भी हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो अगर जहां पर हमारे कुछ अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हमारे एयर में जो है तैरने लगते हैं, जैसे वुड को जलाते हैं या कोयले को जलाते हैं, वुड और कोल को जलाने पर, स्पेशली को जलाने पर कुछ हमारे कार्बन पार्टिकल्स जो जल नहीं पाते हैं वो एयर में जो हमारे मिक्स हो जाते हैं, और एयर के साथ साथ वो हमारे
रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में चले जाते हैं और उन्हें डैमेज कर देते हैं, जिससे हमें अस्थमा वगैरह या कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे लंग्स को डैमेज कर देते हैं। तो इसलिए हमें जो है कोल का और वुड का यूज नहीं करना चाहिए। सेकेंड है, हम अपने डीजल्स में हम अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं डीजल का, पेट्रोल का, इन सब का यूज करते हैं। तो इनको जलाने से भी कुछ हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड इट इज ए वेरी क्रोजिक सफोकेटिंग गैस है ये, इसको अगर हमारे अंदर चली गई तो इससे हमें सफोकेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो ये भी इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल की वजह से होती है। अगर अपने इंजन को मेंटेनेंस ना करवाएं, हम टाइम टाइम पे सर्विसिंग ना करवाएं, तो हमारे पेट्रोल और डीजल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिससे कि हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। दूसरी बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी, तो किसी भी फ्यूल को जलाने पर निकलती है। जब ये गैस वाटर के साथ मिक्स होती है तो फॉर्म एसिड फॉर्म करती है। दिस इज सल्फ्यूरस एसिड, दिस इज HNO3, नाइट्रिक एसिड, एंड दिस इज H2CO3, कार्बोनिक एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड आर फॉर्म। जब ये एसिड रेन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और वाटर के साथ साथ नीचे आने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन। एसिड रेन इज वेरी डेंजरस फॉर प्लांट्स, एनिमल्स, मॉन्यूमेंट्स एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के लिए बहुत डेंजरस होती है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ सम फ्यूल प्रोड्यूसेस दीज गैसेस एंड दीज गैसेस आर प्रेजेंट इन एयर प्रेजेंट रहती है एंड मिक्सेस विद द रेन वाटर के साथ मिक्स होकर हमारी अर्थ पर आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं एसिड रेन। ओके, नेक्स्ट है, मैंने भी बताया आपको किसी भी फ्यूल को जलाने पर कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, CO2 गैस। अगर CO2 गैस की क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, जो हमारे जितने भी हमारे ग्लेशियर्स हैं, जहां पर की हमारी आइस है, वो सब मेल्ट हो जाती है, जिससे हमारा सी लेवल बढ़ जाता है और फ्लड्स, बाढ़ आने लगती है। जो भी हमारे एरिया समुद्र के आसपास है वहां पर बाढ़ आ जाती है, लो लाइंग एरियाज है, तो ये हमारे डेंजरस ही है। थर्ड है, अगर हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है, इफ वी बर्न एनी फ्यूल इन द इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारी कौन सी गैस बनने लगती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगती है। मैंने बताया था आपको, अगर ऑक्सीजन सफिशिएंट है तब तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसी फ्यूल को बर्न करने पर गैस बनेगी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज सही फ्यूल में क्या होता है, हमारा कार्बन होता है। बट अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो क्या होता है, देन CO को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। देन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म विच इज ए वेरी डेंजरस गैस। ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल गैस है, क्योंकि हमारी सांस हमारे अंदर चली जाएगी और हमारी कुछ देर में हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इनसफिशिएंट बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल, जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो हमारी कौन सी गैस बनेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी इंस्टेड ऑफ CO2, और ये सांस के साथ साथ एयर हमारे अंदर चली जाएगी और हमारी पहले तो हम बेहोश हो जाएंगे और कुछ देर में हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि किसी भी क्लोज रूम में जहां पर एयर ना आ रही हो, क्लोज रूम में, वहां पर हमें कभी भी अंगीठी वगैरह जलाकर नहीं सोना चाहिए। तो क्या होगा, कुछ देर में सारी रूम की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और एयर अंदर आ नहीं रही होगी, सारी विंडोज एंड डोर्स आर क्लोज, तब कौन सी गैस बनने लगती है, हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनने लगती है और कुछ देर में बेहोशी आएगी और बेहोशी के बाद डेथ भी हो सकती है। सो इट इज ए वेरी डेंजरस गैस। तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे हार्मफुल इफेक्ट्स थे बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के। फ्यूल्स को जलाने से कौन कौन से हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे फ्यूल का यूज करना चाहिए जिसको जलाने पर हमें
पोल्यूशन ना हो, हार्मफुल गैसेस ना निकले, और जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो। ओके, इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा जो फ्लेम मैंने बताया था आपको फ्लेम के बारे में, अभी फ्लेम में कौन कौन से रीजंस होते हैं, ये है सब है, तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। आपको अभी फ्लेम के बारे में बताया मैंने आपको, अभी टाइप्स ऑफ कंबशन के बारे में बताया आपको। ओके, अब इसके बाद मैंने बताया आपको हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में इनके। अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक से बनी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगी, जो पीछे एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाऊंगी। और प्लीज मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाए, और इसे शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।